लार्ज फाइल स्टोरेज सिस्टम्स में जब डेटा कॉपी किया जाता है, राइटिंग होती है या किसी भी तरह की कोई म्यूटेशन होती है डेटा में, तो उसमें डेटा के इनकंसिस्टेंट होने के चांसेस बने रहते हैं। तो इसमें मतलब किस तरह से होता है ये एक दो केसेस देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास, सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ कि कंसिस्टेंसी मॉडल, डेटा कंसिस्टेंट मॉडल, राइट। तो इसमें जो फेलियर के चांसेस बनते हैं वो कैसे बनते हैं, एक केस ऐसे है कि जैसे कि जो प्राइमरी रेप्लिका होता है उस पर कोई राइट रिक्वेस्ट आई, प्राइमरी रेप्लिका पे राइट रिक्वेस्ट आई और इसके पास फॉलोवर रेप्लिकाज हैं, राइट। तो जब राइट रिक्वेस्ट प्राइमरी रेप्लिका पे आई तो प्राइमरी रेप्लिका समहाउ बाय इन अ सिंक्रोनस वे और एसिंक्रोनस वे जो डेटा होता है वो अपने फॉलोवर रेप्लिकास को भेज देता है। फॉलोवर रेप्लिकास को भेजता है। लेट्स से इसमें जैसे ये फॉलोवर रेप्लिका 1 है, ये डाउन हो जाता है जब इसके पास रिक्वेस्ट आई। तो लेट्स से एसिंक या सिंक वे में इसके पास ये डेटा भेज रहा था, लेकिन उसी वक्त ये डेटा, ये फॉलोवर रेप्लिका जो है वो डाउन हो गया। अब डाउन हो गया तो क्या होगा कि ये सारे जो रेप्लिकाज हैं, रेप्लिका 2 और रेप्लिका 3, इनमें क्या होगा कि डेटा अपडेट हो जाएगा। तो कुछ टाइम के बाद जब ये वाला रेप्लिका अप होगा तो लेट्स से जैसे ये फर्स्ट रेप्लिका अप हुआ तो कोई रीड रिक्वेस्ट आई। अब रीड रिक्वेस्ट जो होती है वो फॉलोवर रेप्लिकास के थ्रू ही सर्व करी जाती है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में। तो रीड रिक्वेस्ट आई, लेट्स से 2 रीड रिक्वेस्ट आई, रीड रिक्वेस्ट 1 और रीड रिक्वेस्ट 2, राइट। एक ये इनमें से किसी पर चली गई और ये कि इनमें से किसी पर चली गई। तो क्या होगा ना कि जो रीड रिक्वेस्ट 2 है इसको अपडेटेड डेटा मिलेगा, लेकिन जो रीड रिक्वेस्ट 1 है इसको स्टेल डेटा मिलेगा। क्यों? क्योंकि FR1 जो है ना, फॉलोवर रेप्लिका 1, ये डाउन हो गया था। तो इस तरह की इनकंसिस्टेंसीज देखने को मिलती है। और इसके अलावा एक दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि कॉन्करेंट राइट्स भी अलाउ करता है सिस्टम। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं जहाँ पे कॉन्करेंट राइट्स जो है वो अलाउड होते हैं। और जो सिस्टम हम अभी स्टडी कर रहे हैं, गूगल फाइल सिस्टम जैसा ही है, लार्ज फाइल स्टोरेज सिस्टम है। तो इसमें भी कॉन्करेंट राइट्स जो हैं वो अलाउड होते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है, लेट्स से पहले से फाइल कंटेंट एग्जिस्ट करता था, किसी फाइल का एक रीजन है, लेट्स से ये कोई रीजन है, ये शेडेड रीजन है, लेट्स कॉल इट फाइल रीजन, राइट। इस फाइल रीजन में पहले से ये कंटेंट एग्जिस्ट करता था, दिस इज ए, ये पहले से प्री एग्जिस्टिंग कंटेंट है और सारे रेप्लिकाज पर ये कंटेंट एग्जिस्ट कर रहा है इस फाइल रीजन का, राइट। अब क्या हुआ, लेट्स कॉल इट रेप्लिका X और लेट्स कॉल इट रेप्लिका Y, राइट। अब लेट्स से 2 क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट 1 एंड क्लाइंट 2, वो रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो इनकंसिस्टेंसी इसमें कैसे आती है, लेट्स से क्लाइंट 1 जो है वो कैट भेजना चाहता है, क्लाइंट 1 कैट डेटा भेजना चाहता है, और एक क्लाइंट है 2, ये डॉग डेटा भेजना चाहता है। इस पर्टिकुलर फाइल रीजन में ये लिखना चाहते हैं, ये जो शेडेड रीजन है, मतलब अपेंड करके या फिर जैसे भी अज्यूम कर लेते हैं हम कि अपेंड करके या फिर रैंडम वे में राइट करना चाहते हैं। 2 तरह के राइट्स होते हैं, रैंडम राइट और अपेंड, राइट। तो जो लेट्स से इनका ऑर्डर, क्योंकि अगर ऑर्डर हम इसका सही से मेंटेन ना करें तो इस तरह की कंसिस्टेंसीज आ सकती हैं। हो सकता है एक रेप्लिका पे पहले कैट चला जाए, बाद में डॉग जाए, दूसरे रेप्लिका पे पहले डॉग चला जाए और बाद में कैट जाए। तो फाइनली इस रेप्लिका पे, जो रेप्लिका Y है हमारा, इस पर कंटेंट क्या बनेगा, दिस इज़ अ डॉग कैट, और जो रेप्लिका X है हमारा, इस पर बनेगा दिस इज़ अ कैट डॉग।
तो इस तरह की जब भी कोई रीड रिक्वेस्ट, जो भी रीड रिक्वेस्ट आएगी ना, जैसे रीड रिक्वेस्ट आई, रीड रिक्वेस्ट जो इस पर फॉल करेगी वो दिस इज़ अ कैट डॉग रीड करेगी, और जो रीड रिक्वेस्ट रेप्लिका वाई पर फॉल करेगी वो रीड करेगी दिस इज़ अ डॉग कैट। तो यहाँ पर डेटा जो है वो हाईली इनकंसिस्टेंट है, राइट। तो इस तरह की इनकंसिस्टेंसीज आने के चांसेस होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में, जो जब डेटा म्यूटेशन हो रहा होता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए ना, उसको टू ओवरकम दिस चैलेंजेस, क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी मॉडल लगाया जाता है। अब कंसिस्टेंसी मॉडल में भी क्या होते हैं ना कि एक तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, एक इस कंसिस्टेंसी मॉडल कुछ तो होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, स्ट्रिक्ट या स्ट्रॉन्ग कह लो उन्हें, और कुछ होते हैं जो रिलैक्स्ड होते हैं। जो स्ट्रिक्ट मॉडल होते हैं ना, इनके साथ जो प्रॉब्लम होती है, इनके साथ जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि ये परफॉर्मेंस को टैंप डाउन कर देते हैं। They tempt the performance of the system. Right. लेकिन जो रिलैक्स्ड वाला होता है ना, उसको मतलब कि रिलैक्स्ड वाला मतलब कि एक टर्म यूज किया जा रहा है यहाँ पे, रिलैक्स्ड, वो ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो मतलब कि एक ऐसा कंसिस्टेंसी मॉडल है जो मतलब सिस्टम को स्टडी करके, सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को स्टडी करके डेवलप किया गया है। हम कंसिस्टेंसी के कौन कौन से मतलब अपनी सिस्टम में किस तरह की मतलब कैसे, उसको मैं फर्दर डिस्कस करूँगा। यूँ समझ लेते कि ये भी बस एक रिलैक्स्ड है, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब कि ऐसा है दैट्स एमिएबल टू द स्केलेबिलिटी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम, स्केलेबिलिटी and the performance of the system, right। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है हमारा, इसमें हम रिलैक्स्ड कंसिस्टेंसी डेटा मॉडल ही यूज़ करते हैं। तो इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होता है कि हमारा सिस्टम किस तरह से काम कर रहा होता है। यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पे सिस्टम में राइटिंग की बात कर रहे हैं, ये जो हमारा रीजन है, फाइल रीजन है। तो हमें ये समझना पड़ेगा हमारा जो फाइल रीजन है ये राइटिंग के टाइम पर कि इसकी क्या स्टेट्स होती हैं, रीजन की राइटिंग ऑपरेशन के टाइम पर क्या स्टेट्स होती हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा पहले। तो बेसिकली ये राइटिंग के टाइम पे नहीं, आफ्टर द म्यूटेशन, आफ्टर परफॉर्मिंग द राइट और आफ्टर डूइंग द म्यूटेशन, फाइल का जो रीजन है, फाइल रीजन है, वो कौन सी स्टेट्स में रहेगा वो देखना होता है। तो इसमें मतलब कुछ 3-4 स्टेट्स बनती हैं, मतलब आफ्टर म्यूटेशन, आफ्टर परफॉर्मिंग द म्यूटेशन। फाइल रीजन स्टेट्स, एक तो हो जाता है कंसिस्टेंट स्टेट होता है। एक कंसिस्टेंट स्टेट में क्या होता है कि जितने भी रेप्लिकाज हैं उन पर सेम ही डेटा एग्जिस्ट कर रहा होता है उस पर्टिकुलर फाइल रीजन में, राइट। तो जब भी कोई रीड रिक्वेस्ट जाएगी वो किसी भी रेप्लिका पर जाएगी, जैसे मल्टीपल रीड रिक्वेस्ट हम एट द सेम टाइम फायर करते हैं, वो डिफरेंट रेप्लिकाज पर जाती हैं, तो उनको सेम ही डेटा रीड करने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेप्लिका X है, एक रेप्लिका Y है और एक रेप्लिका Z है, दोनों पर लिखा हुआ है दिस इज अ कैट, दिस इज अ कैट, दिस इज अ कैट। तो इन तीनों रेप्लिकाज में से किसी भी रेप्लिका पर रिक्वेस्ट जाएगी ना, वो हमेशा दिस इज अ कैट ही रीड करेगा। तो हर रेप्लिका पर फाइल रीजन का डेटा सेम है, तो इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट स्टेट। फिर एक स्टेट आती है इनकंसिस्टेंट स्टेट। इसमें क्या होता है, जो भी रेप्लिकाज होते हैं इनके ऊपर जब मल्टीपल रिक्वेस्ट हम एट द सेम टाइम फायर करते हैं ना,
तो डिफरेंट रेप्लिकास पर जाती है और वो डिफरेंट डेटा रीड करता है। फॉर एग्जांपल जो रेप्लिका एक्स है उस पर जो फाइल रीजन है, फाइल रीजन में लिखा हुआ है दिस इज़ अ कैट, लेकिन जो दूसरा क्लाइंट है आर वाई उस पर लिखा हुआ है दिस इज़ अ डॉग, एंड थर्ड रेप्लिका है उस पर लिखा हुआ है दिस इज़ अ कैट। तो इस पे एक रिक्वेस्ट आई, इस पे एक रिक्वेस्ट आई, इस पे क्या होता है डिफरेंट डेटा रीड करेगा, राइट, डिफर करता है ये, इसीलिए ये इनकंसिस्टेंट स्टेट में है, राइट। अब इसके बाद कुछ स्टेट्स आती हैं, जैसे कि एक डिफाइंड स्टेट, एक अनडिफाइंड स्टेट होती है इसकी। अनडिफाइंड स्टेट होती है। इस स्टेट में क्या होता है ना कि बेसिकली जब कॉन्करेंट रिक्वेस्ट फायर हुई, लेट्स अज्यूम करते हैं कॉन्करेंट रिक्वेस्ट जो है वो फायर हुई, और उन्होंने क्या किया कि लेट्स से इसको दिखाता हूँ मैं कि एक क्लाइंट वन है, ये एक राइट रिक्वेस्ट फायर करता है और डेटा भेजता है दिस इज़ अ कैट, राइट, ये डेटा भेजता है और बोलता है कि 40th बाइट पर, मतलब एक ऑफसेट भेज रहा है ये, जिससे मैनेजर नोड जो है वो डिसाइड करता है कौन से चंक का इंडेक्स है और कौन सा फाइल रीजन है, इसके बेसिस पर मैनेजर डिसाइड करेगा, राइट। और एक क्लाइंट रिक्वेस्ट आई एप्पल इज रेड, लेट्स से ये स्ट्रिंग आती है एप्पल इज रेड, और इसको ये लिखना था लेट्स से 70th बाइट है उस पर लिखना था। तो बेसिकली आप ये ऐसे अज्यूम कर सकते हैं हम कि ये जो फाइल रीजन है उसकी 40th लोकेशन पर और ये 70th लोकेशन पर हमें ये डेटा रीड करना है, राइट। तो इसमें अगर डेटा रीड करना हुआ, जब राइटिंग होगी तो कैसी होगी, लेट्स से कि 40th रीजन ये बनता है, यहाँ से ये लिखना शुरू करेगा दिस इज अ कैट, राइट। लेट्स से ये यहाँ पर ये इसने क्लाइंट वन ने ये डेटा रीड किया तो 70th लोकेशन पर से C80 बना, राइट। इधर हम लिख देते हैं 100, राइट, 40 बाइट, 70 बाइट और ये 100 बाइट, राइट। अब जब ये आता है क्लाइंट टू, ये क्लाइंट वन की रिक्वेस्ट, क्लाइंट वन से आया कॉन्करेंट रिक्वेस्ट, राइट। अब क्लाइंट टू आता है तो वो ऐसे करता है कि यहाँ पर आ जाता है एप्पल, ऐसे करके आ जाता है, राइट। तो ये क्लाइंट टू का डेटा है भेजा गया राइटिंग के लिए, राइट। ये कॉन्करेंट रिक्वेस्ट्स हैं, कॉन्करेंटली ये भेजा गया। तो यहाँ पर ये क्लियरली दिखाई दे रहा है ये जो रीजन है यहाँ पर डेटा जो है क्लियर नहीं है, राइट। ये डेटा क्लियर नहीं है, ये काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग कह सकते हो, कॉन्फ्लिक्टिंग कह सकते हो, एम्बिग्यूअस कह सकते हो, ओवरलैपिंग बोल सकते हो, डेटा ओवरलैप कर रहा था, राइट। तो ये इस तरह का जो रीजन बनता है ना, इसको हम अनडिफाइंड रीजन बोलते हैं, राइट। और इसमें क्या होगा ना कि ऑल्दो ये कॉन्करेंट रिक्वेस्ट है, लेकिन राइटिंग तो हमेशा वन आफ्टर द अदर ही होती है, हमेशा वो पहले कोई राइट करता है उसके बाद में कोई राइट करता है, एट द सेम टाइम नहीं होता। इसलिए यहाँ पर ना ओवरलैपिंग देखने को मिलती है कि कैट तो पहले लिख दिया गया था 70 बाइट पर, उसके बाद एप्पल लिखा गया 70 बाइट पर, राइट। तो क्या होगा ना कि जब एप्लीकेशन, जैसे क्लाइंट वन ने दिस इज़ अ कैट राइट किया, लेकिन जब क्लाइंट रीड करेगा ना, क्लाइंट वन की जो रीड रिक्वेस्ट आएगी, क्लाइंट वन जो मैनेजर को रीड फायर करेगा,
रीड फायर करेगा, रीड रिक्वेस्ट फायर करेगा मैनेजर को, तो मैनेजर रिप्लाई में क्या भेजेगा इसको, दिस इज़ ऐप, ये आएगा क्लाइंट के पास। तो ये हो जाता है क्या, इनकंसिस्टेंट है। और जो क्लाइंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट है, तो इस तरह का जो रीजन बनता है ना, इसको हम अनडिफाइंड रीजन बोलते हैं। कॉल्ड एज अनडिफाइंड रीजन, अनडिफाइंड फाइल रीजन। और अब क्योंकि हम क्लियरली देख भी सकते हैं कि क्लाइंट 1 ने तो दिस इज़ अ कैट राइट किया था, लेकिन उसको दिस इज़ ऐप मिला, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो अनडिफाइंड रीजन होता है, दिस रिजल्ट्स इनटू एन इनकंसिस्टेंट स्टेट और इनकंसिस्टेंट डेटा। इनकंसिस्टेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द फाइल रीजन हो गया, राइट। तो एक ये सिचुएशन बन जाती है अनडिफाइंड की। अब फिर एक और सिचुएशन बनती है डिफाइंड वाली, डिफाइंड स्टेट बनती है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। डिफाइंड स्टेट में क्या होता है कि इफ द रीजन हैज़ properly changed data such that the application can parse and read it as application level record format। तो क्या होता है कि यहाँ पर मैं यहाँ पे टाइमलाइन में दिखा देता हूँ। एक जैसे जो डिफाइंड डेटा होता है, डिफाइंड स्टेट में क्या हो रहा होगा ना कि क्लाइंट 1 ने जब भेजा दिस इज़ अ कैट, तो ये 40th बाइट हुआ, ये मान लें यहाँ पे 70th बाइट हुआ, यहाँ पे लेट्स से 80th बाइट आया, इधर 100th आ गया, तो ये तो क्लाइंट 1 ने भेज दिया, राइट। अब क्लाइंट 2 जब भेजेगा, लेट्स से वो 80th बाइट पे लिख रहा है, तो वो लिख रहा है एप्पल इज़ रेड, राइट। तो क्लाइंट 1 जब रीड करना शुरू करेगा ना, क्लाइंट 1 जब रीड करना शुरू करेगा 40th बाइट से, तो इसको जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा दिस इज़ अ कैट। यहाँ पर क्लियरली देखा जा सकता है कि डेटा जो है ना वो प्रॉपर मैनर में लिखा गया है फाइल रीजन में, और साथ ही साथ ये उस फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है जिस फॉर्मेट में एप्लीकेशन रिकॉर्ड जो है वो रखे गए हैं। फॉर एप्लीकेशन रिकॉर्ड जो होता है वो बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे कि हम टेक्स्ट फॉर्मेट में फाइल स्टोर करते हैं, हम जेसन फॉर्मेट में फाइल स्टोर करते हैं, हम XML फॉर्मेट यूज़ करते हैं, फिर और भी तरह के फाइल फॉर्मेट्स होते हैं। तो उस फाइल फॉर्मेट को भी कंप्लाई करता है ये, राइट। तो ये फाइल फॉर्मेट हो गया एक चीज़। तो ये सारी चीज़ें जब फॉलो की जा रही होती है ना, तो हम बोलते हैं कि ये डिफाइंड स्टेट में है फाइल रीजन। फाइल रीजन इज इन अ डिफाइंड स्टेट, राइट। तो ये इस तरह से फिर ये 4 स्टेट्स होती है इसकी। एक हो जाती है कंसिस्टेंट स्टेट, एक हो जाती है इनकंसिस्टेंट, एक अनडिफाइंड और एक डिफाइंड स्टेट, राइट। अब इसमें क्या होता है ना कि हम अब इनके बेसिस पर 2-3 कुछ चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं यहाँ पे, कि जो हमेशा जो अनडिफाइंड कंडीशन होती है, जो अनडिफाइंड स्टेट होती है, वो हमेशा इनकंसिस्टेंट स्टेट को लीड करती है। यहाँ लिख लेते हैं, अनडिफाइंड स्टेट जो होती है ये हमेशा इनकंसिस्टेंट स्टेट को लीड करती है। जो डिफाइंड स्टेट होती है वो हमेशा कंसिस्टेंट स्टेट को ही लीड करेगी, क्योंकि उसमें डेटा जो होता है प्रॉपर कंसिस्टेंट मैनर में होता है, प्रॉपरली रिटर्न होता है फाइल रीजन में, और प्रॉपर फॉर्मेट को भी फॉलो करता होता है। तो उसको हम कह सकते हैं कि हमेशा कंसिस्टेंट स्टेट में होता है, क्योंकि हमें यही सारी प्रॉपर्टीज चाहिए होती है कंसिस्टेंसी डिफाइन करने के लिए, राइट। ये कहने के लिए कि डेटा कंसिस्टेंट है। फिर एक आता है ना कि कंसिस्टेंट स्टेट होती है। कंसिस्टेंट स्टेट का कभी भी मतलब कंसिस्टेंट स्टेट जो होती है ना वो कभी डिफाइंड हो सकती है, कभी अनडिफाइंड हो सकती है, ज़रूर नहीं कि डिफाइंड हो, राइट। और तो और कंसिस्टेंट स्टेट में ना डुप्लीकेसी भी आ सकती है।
डुप्लीकेट डेटा। तो कंसिस्टेंट स्टेट में व्हेन डज द कंसिस्टेंट स्टेट हैज़ डुप्लीकेट डेटा, एक ये प्रॉब्लम देखते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि लेट्स से हमारे पास रेप्लिकाज हैं, रेप्लिका X हो गया, रेप्लिका Y हो गया, रेप्लिका Z हो गया, राइट। और यहाँ पर हमारा इसको बोलते हैं लेट्स से हमारा प्राइमरी रेप्लिका है, राइट। इधर हमारा मैनेजर हो गया, इधर हमारा क्लाइंट हो गया। तो इसमें एक नोटवर्दी पॉइंट यहाँ पर ये है ना कि जो डेटा फ्लो होता है, डेटा फ्लो यानी कि जो एक्चुअली में रीडिंग और राइटिंग वाला काम होता है ना, वो क्लाइंट से रेप्लिकाज पर हो रहा होता है, ठीक है। कभी भी जो जैसे मुझे डेटा लिखना है, एक्चुअल फाइल में डेटा लिखना है, तो वो कभी भी ये मैनेजर के पास नहीं जाता, और वो ऐसे नहीं जाता कि रिक्वेस्ट पहले मैनेजर पर जाएगी और फिर मैनेजर जो है डेटा को रेप्लिकाज पर भेजेगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होता, राइट। हमेशा जो डेटा फ्लो होता है वो क्लाइंट से रेप्लिकाज की तरफ होता है। ये डेटा फ्लो ऐसे होता है, और जो इनके बीच में होता है ना, इसको हम कंट्रोल फ्लो बोलते हैं। मैं इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। राइट, तो ये चीज़ हो गई। अब एक प्रॉब्लम इसमें हम जो डिस्कस कर रहे हैं, कंसिस्टेंट स्टेट हैज़ मतलब लीड कैन लीड टू डुप्लीकेट, ये क्या लिखा मैंने, व्हेन डज द कंसिस्टेंट स्टेट हैज़ डुप्लीकेट डेटा, कंसिस्टेंट स्टेट लीड्स टू डुप्लीकेट डेटा। तो क्या हुआ कि लेट्स से प्राइमरी रेप्लिका पर मतलब प्राइमरी रेप्लिका पर रिक्वेस्ट गई थी। अब लेट्स से प्राइमरी रेप्लिका पर रिक्वेस्ट गई थी, और फिर प्राइमरी रेप्लिका से इसके जो रेप्लिकास पर डेटा मेंटेन करना होता है, मतलब डेटा को मतलब डेटा को अवेलेबिलिटी के लिए हम दूसरे रेप्लिकास पर डालते हैं ना, वो चीज़ है। तो अपने प्राइमरी सर्वर है वो अपने फॉलोवर्स को बेसिकली डेटा भेज रहा होता है। तो इसमें लेट्स से कोई एक सर्वर है, लेट्स से RX हो गया, रेप्लिका X हो गया, जो टाइम आउट की वजह से डाउन हो गया, टाइम आउट हुआ, विच लेड टू द डाउन, मतलब ये सर्वर डाउन हो गया, ठीक। अब क्या होगा कि RZ पर डेटा रिटर्न सक्सेसफुली, RZ पर सक्सेसफुली डेटा राइट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर डेटा नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पर अपडेट हो गया, बट यहाँ पर टाइम आउट की वजह से डेटा स्टेल रह गया, पुराना डेटा रह गया, राइट। तो उसके बाद क्या होता है, जब टाइम आउट इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, तो ये क्लाइंट के पास जाती है, जो गूगल फाइल सिस्टम है, इनके पेपर में यही है, गूगल फाइल सिस्टम है। इसमें जब टाइम आउट हुआ तो ये इन्फॉर्मेशन क्लाइंट के पास जाती है, और फिर क्लाइंट जो होता है ना एक रीट्राई फायर करता है, तो वो अगेन वही प्रोसीजर फॉलो करता है जो एक नॉर्मल राइट रिक्वेस्ट फॉलो करता है, मतलब प्राइमरी के पास जाएगा, फिर रेप्लिकास पर, प्राइमरीज के थ्रू रेप्लिकास पर जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो RX पहले डाउन था अभी वो अप हुआ, तो रीट्राई के थ्रू इस पर तो डेटा अपडेट हो जाएगा, क्लाइंट रीट्राई के थ्रू, राइट। और इस पर जो RZ पर जो डेटा ऑलरेडी अपडेटेड था, आफ्टर क्लाइंट रीट्राई, ये क्या हो जाएगा, डेटा डुप्लीकेट हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से कंसिस्टेंसी तो मेंटेन हो रही है, लेकिन यहाँ पर डेटा भी डुप्लीकेट हो रहा है। तो इस तरह से कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंट स्टेट कैन लीड टू डुप्लीकेट डेटा एज वेल। तो इसके ये मतलब एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना चाहिए, तो उसके लिए आगे चीज़ें आएंगी। अब एक दूसरा प्रॉब्लम जो है कि
कंसिस्टेंट स्टेट, यहाँ पे जैसे एक पॉइंट लिखा है मैंने कि कंसिस्टेंट, ये वाला पॉइंट, कंसिस्टेंट स्टेट कैन बी अनडिफाइंड, राइट। ये तो प्रॉब्लम हमारा 1 हो गया, इसको हम क्वेश्चन 1 बोल लें और इसको हम क्वेश्चन 2 बोल लें, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 हमने डिस्कस कर लिया, डुप्लीकेसी वाला। अब एक कंसिस्टेंट स्टेट कैन लीड टू डिफाइंड, मतलब कि कंसिस्टेंट स्टेट डज नॉट मीन अनडिफाइंड, सॉरी, कंसिस्टेंट स्टेट डज नॉट नेसेसरली मीन अ डिफाइंड स्टेट। राइट। तो इसमें क्या होता है ना कि लेट्स से, क्योंकि मैंने इसमें क्या होता है, जैसे बहुत बड़ी फाइल है, एक लार्ज फाइल आती है, इसको चंक्स में ब्रेक कर दिया जाता है, फिक्स्ड साइज चंक में। राइट। और इनका जो फिक्स्ड साइज होता है ना, ये होता है 64 MB, 64 MB ही रखा गया है, ठीक है। तो क्या हुआ कि लेट्स से कॉन्करेंट एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, इन अ कॉन्करेंट एनवायरनमेंट क्या हो रहा होगा ना कि लेट्स से 64 MB का चंक है, राइट। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे एक पर्टिकुलर एक काइंड ऑफ एक ले लो कि रैंडम राइट आ गया, एक रैंडम राइट वाली ऑपरेशन आई मेरे पास। एक रैंडम राइट ऑपरेशन आई, इसमें फाइल साइज था 110 MB, 110 MB था। तो अब क्योंकि एक रैंडम राइट है, तो इसका एक क्या होता है कि रैंडम राइट के साथ में ना क्लाइंट जो होता है एक ऑफसेट भी भेजता है अपने साथ, जैसे मैंने यहाँ दिखाया था, दिखाया होगा। चलो ठीक है। तो रैंडम राइट के साथ ना क्लाइंट एक ऑफसेट भेजता है, वो ऑफसेट का मीनिंग होता है मैनेजर जो है उस ऑफसेट को रीड करके फाइंड आउट कर लेगा कि ये जो डेटा मुझे लिखना है ये कौन से चंक में किस लोकेशन पर लिखना है। ये मेरा एक चंक है, इस चंक में ये मेरा फाइल रीजन है, यहाँ पर लिखना है मुझे। ये जो मेरा शेडेड रीजन है ये मेरा फाइल रीजन है, इसको मुझे यहाँ पर लिखना है। लेकिन इसका ओवरऑल साइज जो है वो सिर्फ 64 MB है और फाइल का साइज़ मेरा 110 MB है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जब क्लाइंट को ये पता चलता है कि मेरा ये जो फाइल साइज़ है दिस इज़ एक्सीडिंग द साइज ऑफ द चंक, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि कंडीशन ये आ जाती है कि व्हेन द फाइल इज़ लार्ज or the chunk straddles the chunk size, when the file is large or straddles the chunk size. So in that case what happens, client splits the file into in a way that multiple writes will happen, right. So the file is split into in a way that multiple writes will happen. तो 110 MB है, this will be split into 64 MB and 64 plus 46 is 110. Okay, right. अब इसमें एक और चीज़ नोटवर्दी ये है कि 64 MB तो फाइल का चंक का साइज है। ज़रूरी तो नहीं है ना कि 64 MB पूरा ही एम्प्टी होगा। इन ऑर्डर टू अकोमोडेट दिस चंक ऑफ द फाइल, राइट। तो इसको ये भी समझना पड़ेगा
कि हाउ मच स्पेस इज अवेलेबल इन दैट फाइल रीजन वेयर इट वांट्स टू राइट, राइट। तो उसके हिसाब से भी दिस चंक विल बी फर्दर स्प्लिट। लेट्स से 30 MB का स्पेस अवेलेबल था, लेट्स से 30 MB इज अवेलेबल, राइट। तो 30 MB इधर हो गया, तो 34 MB विल बी लेफ्ट, राइट। तो इसको फर्दर, मतलब कि ये तो मैंने जस्ट दिखाने के लिए बताया कि ऐसे होगा, वो और स्मार्ट होता है तो अपना वो ऐसे कर सकता है। 110 MB आया, इसको ब्रेक कर दिया 30 MB में, 30 MB स्पेस वॉज अवेलेबल, तो इसको पहले से पता है कि भाई एक साइज तो मैं 30 MB का बना करके इसको इधर अकोमोडेट करा ही दूंगा मैं। उसके बाद 30 MB के बाद जो कितना बचता है हमारा 30 MB प्लस 80, 8 3 11 110, तो 80 MB बचता है, राइट। अब 80, इसको ये भी पता है कि 80 MB का चंक तो है नहीं मेरे पास, 64 MB का ही है, तो 80 MB को 64 एंड 16 में ब्रेक कर देगा, तो 64 MB प्लस 16 MB इस तरह से ये ब्रेक कर देगा। तो क्लाइंट जो होता है ना, जो मैंने पिछली वीडियोस में या इसी वीडियो में पीछे कहीं दिखाया हुआ है ऑलरेडी, बेसिकली क्लाइंट सिस्टम काइंड ऑफ ब्राउजर समझ लो, जो भी समझ लो, एक एप्लीकेशन समझ लो कि वो एक मतलब जो भी रिक्वेस्ट कर रहा होता है ना उसको हम क्लाइंट बोलते हैं, और जो सर्व कर रहा होता है उसको सर्वर बोलते हैं। तो ये क्लाइंट हो गया हमारा। क्लाइंट जो होता है ये फाइल को स्प्लिट कर देता है, फाइल स्प्लिट हुआ है यहाँ पे, राइट। तो अब क्या होगा ना कि लेट्स से ये इसके 3 चंक्स बन गए, यहाँ पे 3 चंक्स बने, तो यहाँ पे 3 राइट्स होंगे, 3 राइट ऑपरेशंस विल बी परफॉर्म्ड, राइट। अब इसमें दिक्कत कैसे आएगी कि जब 30 MB फर्स्ट राइट में गया, राइट 1, ये क्या करेगा 30 MB राइट करेगा, 30 MB सक्सेसफुली राइट कर दिया। अब मान लो चंक्स थे RX RY RZ, ये चंक सर्वर से हमारे, राइट। इस पर इसने क्या किया, इस पर ऐसे था, फाइल रीजन था, इस पे 30 MB अवेलेबल था, इस पे इसने राइट कर दिया, इस पे इसने राइट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर भी वो मतलब रेप्लिकाज हैं तो अपडेट कर दिया गया 30 MB, यहाँ पर भी अपडेट कर दिया 30 MB, राइट। अब क्या हुआ कि इसी ऑफसेट पोजीशन पर, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया इस वाली यहाँ पर कि सेम ऑफसेट पोजीशन पर लिखने, मतलब कोई कॉन्करेंट रिक्वेस्ट चल रही है तो सेम पोजीशन पर, लेट्स से 70 वाला जो बाइट है हमारा, ये वाला बाइट, इस पर किस दूसरे क्लाइंट 2 ने इसी बाइट पर आके कोई डेटा लिख दिया, तो पहले तो CAT कैट लिखा हुआ था ब्लू कलर से, राइट। लेकिन अभी उसने एप्पल इज रेड लिखना शुरू किया, वो 70 बाइट पे लिखा, तो कैट की ऊपर क्या लिख दिया, ऐप लिख दिया, ठीक है। तो पहले तो क्लाइंट 1 के लिए दिस इज अ कैट था, लेकिन क्लाइंट 2 ने जब एप्पल इज रेड लिखा, तो अब जब क्लाइंट 1 रीड करेगा तो इसको दिस इज ए ऐप मिलेगा, इसको यहाँ पर ऐसे देख लो, राइट। तो इस तरह की सिचुएशन जो है ना, जब ये 1 MB 30 MB तो इसने लिख दिया अभी, लेकिन इसको और भी तो फाइल का राइटिंग कंप्लीट करने के लिए 64 MB और 16 MB के भी साइज को लिखना है, राइट। तो 64 MB वाला साइज जब लिखने जाएगा ना, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि कोई दूसरा क्लाइंट आएगा और यहाँ पर ओवरलैपिंग करके चला जाएगा, इधर ओवरलैपिंग कर देगा, ओवरलैपिंग बाय अदर क्लाइंट बाय मेकिंग a concurrent write request, राइट। सो तो इस तरह से तो जब कॉन्करेंट राइट करेगा तो सिचुएशन जो होगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी, देख रहे हो, कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड स्टेट बोलते हैं हम इसको, राइट। तो इससे हमें पता चलता है कि जो कंसिस्टेंट, मतलब कंसिस्टेंट तो है ही डेटा हमारा, लेकिन अनडिफाइंड है।
डेटा तो हमने सक्सेसफुली लिखा, पहले क्लाइंट 1 ने लिखा, फिर क्लाइंट 2 ने लिखा, फिर क्लाइंट 1 ने लिखा, फिर 2 ने लिखा, तो कंसिस्टेंसी तो आ गई, ठीक है, कंसिस्टेंसी तो आ गई, लेकिन इसमें क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया डेटा, रीजन अनडिफाइंड हो गया, ठीक है।